हेलो एवरीवन। आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, भले ही वो किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हों, आप मेहनत से अपना कार्य कर रहे होंगे। तो हम जो अभी यूकेपीएससी लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के तहत एक तरफ मैं हिंदी ग्रामर से संबंधित कुछ वीडियो डाल रही हूँ और साथ ही आज मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि जो उसमें आयोग सब्जेक्ट पे हैं, जो टॉपिक दिए गए हैं, तो उसमें जो आयोग हैं उस पे भी मैं एक छोटा सा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल वीडियो बनाऊं, ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है। तो आज इस प्रयास के तहत हम पढ़ेंगे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। पहले हम इसके बारे में थोड़ा जानेंगे और उसके बाद इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में हम बात करेंगे। तो अगर हम बात करें तो CAB तथा IUBE यानी कि CAB अर्थात केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, और IUBE इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन अर्थात अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद, इन दोनों के सुझाव पर 4 नवंबर 1948 को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधाकृष्ण आयोग का गठन किया गया। तो प्रश्न अगर बनता है कि किस के सुझाव पर इसका गठन किया गया, तो उत्तर होगा CABE अर्थात केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड और अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद के सुझाव पर 4 नवंबर 1948 को इसका गठन किया गया। और इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि इस शिक्षा आयोग में सदस्य कितने थे। तो टोटल 10 सदस्य थे, जिसमें से 7 भारतीय थे और 3 विदेशी थे। हो सकता है प्रश्न आ सकता है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में कितने भारतीय सदस्य थे और कितने विदेशी सदस्य थे। तो इसमें 7 भारतीय सदस्य थे और 3 विदेशी थे। और इस विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की जो प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1948 को, 9 दिसंबर 1948 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में। और इसकी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की वो है 25 अगस्त 1949 को भारत सरकार को सौंपी। और इसको अगर हम कहें तो ये आज़ादी के बाद यानी कि स्वतंत्रता के बाद हमको देश में आज़ादी जो हमको मिली अंग्रेज़ों द्वारा 1947 को मिली, तो उसके बाद ये उच्च शिक्षा के लिए बना हुआ प्रथम शिक्षा आयोग है। और राधाकृष्ण आयोग का जो उद्देश्य था, इस आयोग को बनाने का जो उद्देश्य था वो ये था कि आयोग का जो नियुक्ति की गई थी वो भारतीय विश्वविद्यालयों के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना और देश की तत्कालीन एवं भावी आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त उच्च शिक्षा के निर्माण एवं विस्तार के संबंध में सुझाव देना। और आयोग ने कहा कि हम न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता की प्राप्ति द्वारा प्रजातंत्र की खोज में संलग्न हैं। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि राधाकृष्ण आयोग स्वतंत्र भारत का एक पहला आयोग था। अगर हम बात करें कि यह प्रतिवेदन जब भारत सरकार को सौंपा गया तो कितने पृष्ठों में था, तो 747 पृष्ठ इसके थे, यानी कि 747 पेजों में था। एक वृहद दस्तावेज था और इसको राधाकृष्ण आयोग को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इनके कुछ सुझावों की बात करें तो उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाए, ये इनका सबसे पहला सुझाव था कि उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाए। और उच्च शिक्षा का जो वित्तीय भार केंद्र और प्रांतीय सरकारें संयुक्त रूप से वहन करें, सिर्फ एक ही सरकार न वहन करे, और केंद्र सरकार और प्रांतीय राज्य सरकारें दोनों उसको वहन करें। और विश्वविद्यालय अनुदान समिति के स्थान पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया जाए, ये इनका सुझाव था। और स्नातक पाठ्यक्रम 3 वर्ष, परास्नातक पाठ्यक्रम 2 वर्ष तथा शोध कार्य के लिए निम्नतम कार्यकाल 2 वर्ष का हो, ये भी इनका सुझाव था। शिक्षक प्रशिक्षण के लिए स्वतंत्र महाविद्यालय खोले जाएं, कृषि विश्वविद्यालय खोले जाएं, और इस स्नातक स्तर पर अंग्रेजी भाषा और राष्ट्रभाषा हिंदी की शिक्षा अनिवार्य हो। और जो स्नातकोत्तर कक्षा तथा शोध कार्य के लिए प्रवेश हेतु चयन अखिल भारतीय स्तर पर किया जाए, ये कुछ उनके मुख्य सुझाव थे। कि जैसे शिक्षण विश्वविद्यालयों में छात्रों की संख्या, अधिकतम संख्या 3000 और संबद्ध महाविद्यालय में 1500 हो, ये कुछ उनके सुझाव थे। और आयुर्वेद के सामान्य ज्ञान को भी सम्मिलित किया जाए चिकित्सा के पाठ्यक्रम में, ये भी इन्होंने बोला कि आयुर्वेद के सामान्य ज्ञान को सम्मिलित किया जाए चिकित्सा में। और महाविद्यालय शिक्षकों को केवल 2 भागों में बांटा, महाविद्यालय के शिक्षक भी बताए इन्होंने और विश्वविद्यालय शिक्षक भी बताए। महाविद्यालय शिक्षकों को केवल 2 भागों में बांटा, प्राचार्य और लेक्चरर। और प्रत्येक विश्वविद्यालय में तथा महाविद्यालय में भी इन्होंने अन्य अन्य सुझाव दिए, जैसे छात्र कल्याण सलाहकार बोर्ड की स्थापना की जाए, छात्र अधिष्ठात्रा, शारीरिक शिक्षा निदेशक, NCC की स्थापना, सामान्य रोगों हेतु हॉस्पिटल की व्यवस्था सामान्य रोगों के लिए,
छात्र संघ का गठन किया जाए। ये बहुत सारे मतलब इन्होंने सुझाव दिए। तो इसमें से महत्वपूर्ण जो परीक्षा की दृष्टि से हैं, स्त्री शिक्षा पर भी इन्होंने बोला कि स्त्री शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि महिलाओं को सुमाता सुगृहिणी बनाया जाए और उनके पाठ्यक्रम में गृह प्रबंध, गृह अर्थशास्त्र और पोषण की शिक्षा दी जाए। उच्च शिक्षा स्तर पर सह शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। ये स्त्री शिक्षा से संबंधित इन्होंने बोला। अगर राधाकृष्ण आयोग की सिफारिशों का जो प्रभाव पड़ा उच्च शिक्षा में, उसकी अगर हम बात करें तो इनके सुझावों का ये प्रभाव पड़ा कि सरकार ने 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान समिति को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में बदल दिया और 1956 में एक कानून द्वारा इसे स्वतंत्र संस्था का दर्जा दे दिया। हम यूजीसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। सरकार ने 1954 में केंद्र में ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति की स्थापना की और इसे ग्रामीण शिक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा। और इसके बाद क्या हुआ, और इसके बाद इनके सुझाव का ये भी एक प्रभाव पड़ा कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में 1948 में एनसीसी तथा 1969 में एनएसएस की स्थापना की गई। ये भी राधाकृष्ण आयोग की सिफारिश का सुझाव था जो उसका ही ये प्रभाव है। और छात्र कल्याण हेतु भी छात्र कल्याण सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई। शारीरिक शिक्षा निदेशकों की नियुक्ति की गई। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में उचित मूल्यों पर मध्याह्न भोजन, जलपान और अनेक छात्रावासों का निर्माण किया गया। ये राधाकृष्ण आयोग की सिफारिशों का जो था उनका प्रभाव था। सिफारिश कहें, सुझाव कहें, उनका प्रभाव था। तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर किए हैं, तो इसको हम ध्यान देंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं और आते रहते हैं परीक्षाओं में, उसको हम ध्यान से देखेंगे। अगर मेरे बोलने में कहीं पर कोई त्रुटि हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। तो जैसे पहला प्रश्न लिया है, भारत सरकार ने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब की थी? तो अभी हमने पढ़ा था 4 नवंबर 1948 ईस्वी को, 4 नवंबर 1948 ईस्वी को भारत सरकार ने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधा कृष्णन आयोग भी इसे कहा जाता है की नियुक्ति का गठन किया। स्वतंत्र भारत में गठित प्रथम शिक्षा आयोग, अगर हम बात करें कि आज़ादी के बाद सबसे पहला शिक्षा आयोग कौन सा था, तो वो था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधा कृष्णन आयोग। ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जैसे इसका नाम ही है राधाकृष्ण आयोग, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगर इनके विषय में हम कुछ जानें तो ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और द्वितीय राष्ट्रपति थे। प्रथम उपराष्ट्रपति थे और द्वितीय राष्ट्रपति थे। वे भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक और एक आस्थावान हिंदू विचारक थे। 1954 में भारत सरकार ने इन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया। इनका जन्मदिवस शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को पूरे भारत में मनाया जाता है। तो अगर इनसे संबंधित में कुछ बात कहें तो वो ये थी। इसके बाद हम अगले प्रश्न पर आते हैं कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या आप याद रखेंगे राधाकृष्णन आयोग के सचिव कौन थे? तो उत्तर है श्री निर्मल कुमार सिद्धांत। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधाकृष्णन आयोग के सचिव कौन थे? श्री निर्मल कुमार सिद्धांत। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का अन्य नाम क्या है? तो मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ राधाकृष्णन आयोग, क्योंकि वही इसके अध्यक्ष थे। तो इसको अन्य नाम क्या इस अन्य नाम से जाना जाता है? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का अन्य नाम है राधाकृष्णन आयोग। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये भी हमने पढ़ा था कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधाकृष्णन आयोग जो गठन किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? क्योंकि इसका संबंध उच्च शिक्षा से है। तो आप याद रखेंगे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का संबंध किससे है? उच्च शिक्षा से है। तो उच्च शिक्षा के निर्माण व विस्तार हेतु सुझाव देना तथा भारतीय विश्वविद्यालय के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना। अगला प्रश्न है, राधाकृष्णन आयोग ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो अभी हमने पढ़ा था 25 अगस्त 1949 को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत की। इसको बनाया, उतना हमने पढ़ा था कि 747 प्रश्नों का तैयार किया, इतने बड़ा वृहद एक आयोग तैयार किया और उसको प्रस्तुत किया। कब? 25 अगस्त 1949 को। राधाकृष्णन आयोग, अगला प्रश्न है, राधाकृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने उच्च शिक्षा संगठन के कितने स्तर निर्धारित किए कि उसमें किस किस लेवल पे, जैसे अभी भी चलता है स्नातक 3 वर्ष जिसको हम बीए, बीएससी या बीकॉम कहते हैं, स्नातकोत्तर जिसे हम एमए, एमएससी या एमकॉम कहते हैं 2 वर्ष का, और शोध जिसे हम पीएचडी वगैरह कहते हैं ये 2 वर्ष का किया। ये राधाकृष्णन आयोग ने ही अपने उच्च शिक्षा संगठन के स्तर निर्धारित किए थे। अगला प्रश्न है, शिक्षा केंद्र और इसके घटक का उत्तरदायित्व होना चाहिए, यह किस आयोग ने कहा?
अच्छा, किस आयोग ने ये कहा कि शिक्षा केंद्र और उसके घटक का उत्तरदायित्व होना चाहिए? ये किसने कहा? ये राधाकृष्णन आयोग ने कहा या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने कहा। शिक्षण कार्य एक सप्ताह में 18 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए, ये सुझाव किसने दिया? अगर हम ये कहें कि उच्च शिक्षा के अंतर्गत यह किसका कथन है या यह किस आयोग का कथन है कि शिक्षण कार्य एक सप्ताह में 18 घंटे होना चाहिए, उच्च शिक्षा के स्तर पर, किसने कहा? राधाकृष्णन आयोग ने कहा। अगला प्रश्न है, शिक्षक की सेवा अवकाश की आयु 60 वर्ष से 64 वर्ष करने का सुझाव किस आयोग ने दिया? तो राधाकृष्ण आयोग। शिक्षक सेवा की अवकाश आयु 60 वर्ष से 64 वर्ष करने का सुझाव, यह उच्च शिक्षा की बात हो रही है, उस स्तर पर उच्च शिक्षा के शिक्षक की बात हो रही है। तो आयु 60 वर्ष से 64 वर्ष करने का सुझाव किसने दिया? राधाकृष्ण आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में कुल कितने सदस्य थे? तो हमने पहले पढ़ा कि इसमें 10 सदस्य थे, ठीक है, 7 भारतीय थे और 3 विदेशी थे, इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय परीक्षा सुधार के लिए एक पूर्णकालिक परिषद की स्थापना का सुझाव किसने दिया? विश्वविद्यालय शिक्षा के परीक्षा सुधार हो या विश्वविद्यालय शिक्षा में पाठ्यक्रम की बात हो या विश्वविद्यालय शिक्षा में छात्र कल्याण बोर्ड की बात हो, तो ये सबसे पहले ही किसने किया? राधाकृष्ण आयोग की बात हो रही है, तो उसी आयोग ने सबसे पहले इसकी बात की थी। तो परीक्षा सुधार के लिए पूर्णकालिक परिषद की स्थापना, या प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि पूर्णकालिक परिषद की स्थापना किस शिक्षा पर हुई? उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, ठीक है, या प्राथमिक शिक्षा? तो उच्च शिक्षा पर हुई। और किस आयोग ने दिया? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधाकृष्णन आयोग ने। अगला प्रश्न है, 70% पर प्रथम, 55% पर द्वितीय और 40% पर तृतीय श्रेणी यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड निर्धारित करने का सुझाव किस आयोग ने दिया? तो इसका भी उत्तर है राधाकृष्ण आयोग। यानी कि राधाकृष्ण आयोग ने उच्च शिक्षा पर, हम यहाँ पर आप हमेशा ध्यान रखेंगे राधाकृष्ण आयोग का संबंध उच्च शिक्षा से है। तो उच्च शिक्षा में 70%, 55% और 40% पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का जो बात रखी, ये राधाकृष्ण आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने रखी। जहाँ पर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग लिखा हुआ आएगा तो वहाँ पर आप थोड़ा बहुत कंफर्म हो सकते हैं कि ये उच्च शिक्षा की बात हो रही है, लेकिन राधाकृष्ण आयोग आएगा तो आप कन्फ्यूज ना हो कि माध्यमिक शिक्षा की बात हो रही है कि प्राथमिक या उच्च शिक्षा, ठीक है। अगला प्रश्न है, ग्रेस मार्क्स या कृपांक, ठीक है, जिसमें हम ग्रेस देके कहते हैं ना कि पास कर दिया, तो वो ग्रेस मार्क्स देने की प्रणाली समाप्त करने का सुझाव किसने दिया? क्योंकि इंटरमीडिएट स्तर पर तो होता है, लेकिन ग्रेस मार्क्स उच्च शिक्षा पे ना हो, उच्च शिक्षा पर ग्रेस मार्क्स या कृपांक देने की प्रणाली को समाप्त किया जाए, इसका सुझाव भी किसने दिया? राधाकृष्णन आयोग ने दिया। अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के स्थान पर प्रादेशिक भाषा या मातृभाषा होने का सुझाव दिया। देखिए एनईपी अभी कह रही है, त्रिभाषा सूत्र लेके आई है एनईपी, ये तो बहुत पहले हो चुका था, अगर आप शिक्षा आयोग अभी आगे हम पढ़ते रहेंगे वही बात एनईपी दोबारा कहती है कि बच्चा जो है वो अपनी मातृभाषा के अनुसार भी शिक्षा प्राप्त करे। तो उच्च शिक्षा में भी अगर मातृभाषा की बात होती है तो उच्च शिक्षा में भी मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा जो उसके राज्य की भाषा है उसका होने का सुझाव भी राधाकृष्ण आयोग ने दिया। अगला प्रश्न है, राधाकृष्ण आयोग ने उच्च शिक्षा को कितने वर्गों में विभाजित करने का सुझाव दिया? कि जैसे अभी भी होता है ना आर्ट, साइंस, कॉमर्स, ठीक है, तो वैसे ही उच्च शिक्षा को कितने वर्गों में बांटा राधाकृष्ण आयोग ने? सुझाव दिया कला वर्ग का 3 वर्गों में बांटा, ठीक है। अगर 1, 2, 3 ऑप्शन आता है, वैसे तो 1, 2, 3 ही आएगा, या फिर मैच करने को आ गया, या कौन से नहीं है, इन 1 और 2 नहीं है, या ये सभी हैं, ठीक है, ऐसा भी आ सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे 3 भागों में या 3 वर्गों में विभाजित करने का सुझाव दिया उच्च शिक्षा को राधाकृष्ण आयोग ने। पहला है कला वर्ग, दूसरा है विज्ञान वर्ग, तीसरा है व्यवसायिक व तकनीकी वर्ग, जिसे हम कॉमर्स भी कह सकते हैं, व्यवसायिक और तकनीकी वर्ग, और विज्ञान वर्ग और कला वर्ग, ये 3 वर्गों में उच्च शिक्षा को बांटने का राधाकृष्ण आयोग ने सुझाव दिया। अगला है ग्रामीण विश्वविद्यालय। ये प्रश्न आ चुका है पहले कि ग्रामीण विश्वविद्यालय, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विश्वविद्यालय खोलने का सुझाव किस आयोग ने दिया? तो इसका आंसर है राधाकृष्ण आयोग। विश्वविद्यालय यानी कि उच्च शिक्षा और ग्रामीण विश्वविद्यालय खोलने का सुझाव किसने दिया? राधाकृष्णन आयोग। अगला प्रश्न है, प्रत्येक विश्वविद्यालय में छात्र कल्याण सलाहकार बोर्ड की स्थापना का सुझाव किसने दिया? अभी हमने पढ़ा ना कि छात्र कल्याण के लिए भी अगर तो सुझाव दिए, वो किसने दिए? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यानी कि राधाकृष्ण आयोग ने दिए। तो प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक छात्र कल्याण सलाहकार बोर्ड हो, इसका सुझाव किसने दिया? तो राधाकृष्ण आयोग ने दिया। या छात्र कल्याण सलाहकार बोर्ड का संबंध किससे है? उच्च शिक्षा से। प्रश्न किसी भी प्रकार से आ सकता है, आप दोनों तरह से तैयार रहें। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों में एनसीसी की व्यवस्था करने का सुझाव किसने दिया था? तो ये भी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या
किसने? राधाकृष्ण आयोग ने दिया था एनसीसी की व्यवस्था करने का सुझाव कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में एनसीसी लगाई जाए। विश्वविद्यालय में 3000 से अधिक व महाविद्यालय में 1500 से अधिक विद्यार्थियों की संख्या नहीं होने का सुझाव दिया। मतलब उन्होंने एक सीमा रखी कि विश्वविद्यालय में 3000 होनी चाहिए और महाविद्यालय में सिर्फ 1500 विद्यार्थियों की संख्या होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो। इसका सुझाव भी किसने दिया? राधाकृष्णन आयोग ने। आप नंबर याद रखेंगे 3000 और 1500। अगला है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को स्वायत्त संस्था का दर्जा कब दिया गया? पहले तो ये होता है कि अस्तित्व में कब आया, वो प्रश्न मैंने नीचे लिखा है, आप देख सकते हैं। पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि स्वायत्त संस्था यानी कि उसको पूरे उसको अधिकार कब मिले, तो वह 1956 यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी को स्वायत्त संस्था का दर्जा कब मिला? 1956 में। अगर प्रश्न ये आए, अगला प्रश्न है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अस्तित्व में कब आया, कब इसको अस्तित्व में लाया गया? तो 28 दिसंबर 1953। दो प्रश्न हैं, दोनों अलग हैं, दोनों को आप ध्यान से समझेंगे। अस्तित्व में कब आया? 28 दिसंबर 1953। और स्वायत्त संस्था का दर्जा इसको कब मिला? 1956, यानी कि 3 साल बाद। ठीक है, आप ऐसे याद रखेंगे। अस्तित्व में आया 28 दिसंबर 1953 और स्वायत्त संस्था के रूप में इसको दर्जा दिया गया 1956। अगला प्रश्न है विश्वविद्यालय राष्ट्रीय कैडेट कोर, जिसको हम एनसीसी कहते हैं, राष्ट्रीय कैडेट कोर, एनसीसी की शुरुआत कब हुई? ठीक है, यानी कि इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी 16 जुलाई 1948 को। और इसमें मैंने एक एडिशन लिखा है कि इसके संस्थापक कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है, आयोग का कोई भरोसा नहीं क्योंकि एनसीसी इंक्लूड की गई थी उस समय उच्च शिक्षा में और राधाकृष्ण आयोग ने इसका सुझाव भी दिया गया था। हो सकता है एनसीसी के अध्यक्ष संस्थापक पूछ ले, तो संस्थापक कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू। और एनसीसी का जो ध्येय वाक्य था, जो मोटो वाक्य था, मोटो सेंटेंस था, वो ये था कि एकता और अनुशासन। तो एनसीसी का लोगो या मोटो हम कह सकते हैं एकता और अनुशासन। और इसकी शुरुआत कब हुई? 16 जुलाई 1948। और एनएसएस यानी कि एनसीसी बहुत पुराना है, देखिए आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, एनसीसी पुराना है, एनएसएस नया है। इस तरीके से आप ईयर में कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। एनसीसी 1948 और एनएसएस है 1969। राष्ट्रीय सेवा योजना या एनएसएस का प्रारंभ कब से हुआ? तो इसका आंसर है 24 सितंबर या 24 सितंबर 1969। 24 सितंबर 1969 से राष्ट्रीय सेवा योजना या एनएसएस का प्रारंभ हुआ। ठीक है, एनसीसी का हुआ 16 जुलाई 1948 और एनएसएस का हुआ 24 सितंबर 1969। और एनएसएस का ध्येय वाक्य, जैसे हमने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का पढ़ा मोटो, वैसे ही एनएसएस का था नॉट मी बट यू। मतलब इनका जो मोटो था वो था निस्वार्थ सेवा करना। एनएसएस का जो मोटो था, अगर ऐसी नॉट मी बट यू के ना लिख के अगर ऐसा आ जाए कि निस्वार्थ सेवा, किस सेवा योजना का मोटो था? एनसीसी भी दे दिया, एनएसएस भी दे दिया, कई अन्य भी अगर दे दिए तो आप याद रखेंगे निस्वार्थ सेवा का भाव किस में है? राष्ट्रीय सेवा योजना या एनएसएस में है। और एनएसएस के जनक कौन थे? डॉक्टर VKRV राव। ठीक है, तो एनएसएस के जनक कौन थे? डॉक्टर VKRV राव। उच्च शिक्षा को संवर्धित सूची में रखने का सुझाव किसने दिया? ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि उच्च शिक्षा का जो खर्च है उसको केंद्र और राज्य सरकार दोनों वहन करें, इसका सुझाव राधाकृष्ण आयोग ने दिया था। तो वही प्रश्न है कि उच्च शिक्षा को संवर्धित सूची में रखने का सुझाव किसने दिया? राधाकृष्ण आयोग ने। इसके बाद प्रश्न है आज की सीरीज़ का अंतिम प्रश्न, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने शिक्षकों को कितने श्रेणी में बांटा, विभक्त किया? तो 4, कहीं कहीं पर 5 भी है और कहीं पर 4 है, वैसे 4 ही अधिकतर पूछा जा सकता है। तो 4 श्रेणियों में बांटा, प्रोफेसर, पाठक, व्याख्याता और प्रशिक्षक। ठीक है, तो ये था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। अगर हम बात करें तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, राधाकृष्ण आयोग, उच्च शिक्षा को जो संवर्धित सूची में रखा गया, जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, उसको रखा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे कब रखा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इस उच्च शिक्षा को संवर्धित सूची में रखा गया। और उच्च शिक्षा को संवर्धित सूची में रखने का श्रेय किसे जाता है? राधाकृष्ण आयोग को जाता है। तो जितना इसमें मुझे लगता था कि पढ़ाने लायक या पढ़ने लायक या याद करने लायक है, ये मैंने इसमें पॉइंट्स बताए। जैसे कृषि विश्वविद्यालय की बात भी इन्होंने की थी, ग्रामीण विश्वविद्यालय की बात भी उच्च शिक्षा में इन्होंने की थी। ठीक है, और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए स्वतंत्र महाविद्यालय खोले जाएं, ये भी बात इन्होंने रखी थी। और जहाँ से यूजीसी, सबसे बड़ी बात, विश्वविद्यालय अनुदान समिति का गठन भी इसी आयोग के द्वारा हुआ। तो ये था आज
राधाकृष्ण आयोग से संबंधित कुछ तथ्य और कुछ प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो आगे भी मैं इसके आयोग के अन्य जो आयोग हैं उनसे भी रिलेटेड कुछ व्यूज़, कुछ पॉइंट्स और कुछ ऐसी क्वेश्चंस लेके आऊँगी। आपको वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है तो आप कमेंट करें, लाइक करें। और यूकेपीएससी लेक्चरर स्क्रीनिंग की जो तैयारी है या जो सिलेबस है, प्रयास रहेगा मेरा कि उसमें से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में और वीडियोस लाते रहूं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।